बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, वेलकम टू महिउद्दीन अब्दुल कादर लर्निंग जोन और हम केमिस्ट्री एमडी कैट यूएचएस लेक्चर नंबर 41 पर मौजूद हैं। इस लेक्चर में हम इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, कार्बोकेटाइन, कार्बेन आयन, फ्री रेडिकल, आइसोमेरिज्म, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, इन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, हम इलेक्ट्रोफाइल से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रोफाइल? इलेक्ट्रॉन लविंग, जो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करे। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोफाइल के लिए हम कुछ चीजें लिखते हैं। इट कैन टेक अप इलेक्ट्रॉन्स, take up electrons. Number 2, it is electron deficient. Electron deficient यानी उसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। It may have empty orbital. स्टूडेंट्स, अब 2 पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट लिखने लगा हूं जो कि बड़े इंटरेस्टिंग हिंट्स हैं। दे आर लेस देन ऑक्टेट एंड दे मे बी मोर देन ऑक्टेट। They may be positive और न्यूट्रल। उन पे हो सकता है कि पॉजिटिव चार्ज हो या वो न्यूट्रल हो। पॉजिटिव होंगे तो डेफिनेटली वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे। स्टूडेंट्स, हम कुछ एग्जांपल्स लिखते हैं। H पॉजिटिव, X पॉजिटिव। X पॉजिटिव मीन्स हैलोजन पॉजिटिव। It may be chlorine positive, it may be bromine positive, it may be iodine positive, it may be alkyl positive, it may be methyl group और ethyl group, उस पे पॉजिटिव चार्ज होगा, वो भी इलेक्ट्रोफाइल होंगे। स्टूडेंट्स, अब कुछ और एग्जाम्पल लिखते हैं जो सिंपली आप उनको आसानी से गैस नहीं कर सकते, लेकिन 2 बड़े शानदार जो हिंट आपको बताए हैं वो ये हैं कि दे आर लेस देन ऑक्टेट, दे आर मोर देन ऑक्टेट। स्टूडेंट्स, BeX2, X इज हैलोजन, BeCl2, BeBr2, ZnCl2, BH3, BX3, ये यहां पर H की जगह पे कोई और भी हैलोजन लगाया जा सकता है। AlCl3 ये लगाया जा सकता है। FeX2 कोई भी हैलोजन लगाया जा सकता है। स्टूडेंट्स, ये जितनी भी एग्जांपल्स लिखी हैं इन सब में ऑक्टेट पूरा नहीं हो रहा। These are less than octet, ये भी इलेक्ट्रोफाइल होंगे। अब सेकंड हम लिखने जा रहे हैं जिनमें ऑक्टेट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे। लाइक PCl5, इसमें 5 क्लोरीन के बॉन्ड हैं तो 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। IF7, इसमें 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे वैलेंस में क्योंकि 7 बॉन्ड बनेंगे। SO3, सल्फर ट्राइऑक्साइड, अगर हम इसको स्ट्रक्चर ड्रा कर दें SO3 तो स्टूडेंट्स 6 बॉन्ड नजर आ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे। ये मोर देन ऑक्टेट की एग्जांपल्स हैं। ये
इलेक्ट्रोफाइल हैं। और ऊपर जो एग्जांपल्स दी वो भी न्यूट्रल थे, और वो लेस देन ऑक्टेट थे वो भी इलेक्ट्रोफाइल थे। और बहुत सारी एग्जांपल्स लिखी जा सकती हैं, लाइक NO2 पॉजिटिव, वो भी इलेक्ट्रोफाइल है। तो आई होप सो कि ये जो दो हिंट थे ये बड़े हेल्पफुल हैं, लेस देन ऑक्टेट और मोर देन ऑक्टेट। फिर इलेक्ट्रॉन लूज किए हो, पॉजिटिव चार्ज हो, तो डेफिनेटली फिर तो वो इलेक्ट्रोफाइल हो ही सकते हैं। नेक्स्ट हम न्यूक्लियोफाइल की बात करते हैं। न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियस लविंग होंगे, और इनके लिए कुछ पॉइंट्स लिखते हैं। दीज आर न्यूक्लियस लविंग, they may have negative charge, they may have lone pair। लोन पेयर अगर होगा तो न्यूट्रल भी न्यूक्लियोफाइल हो सकता है, और नेगेटिव चार्ज वाला भी न्यूक्लियोफाइल होगा। स्टूडेंट्स हम इसमें एग्जांपल्स लिखते हैं। H नेगेटिव ये हाइड्राइड है, OH नेगेटिव, और O नेगेटिव, इसकी एक एग्जांपल CH3 CH2 नेगेटिव, ये इथॉक्सी ग्रुप है। तो कोई भी अल्क ऑक्सी ग्रुप यानी अल्काइल ग्रुप के साथ ऑक्सीजन हो और नेगेटिवली चार्ज हो। फिर CH3 नेगेटिव, ये भी न्यूक्लियोफाइल होगा। X नेगेटिव, हेलोजेंस में से कोई भी हो। SH नेगेटिव, ये भी न्यूक्लियोफाइल होगा। और S नेगेटिव यानी सल्फर के साथ कोई अल्काइल ग्रुप हो और उस पर नेगेटिव चार्ज हो, तब भी वो न्यूक्लियोफाइल होगा। स्टूडेंट्स न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल भी होते हैं, लाइक H2O, इस पे लोन पेयर होता है वाटर पे, ऑक्सीजन एटम पर, तो ये भी न्यूक्लियोफाइल हो सकता है। NH3 नाइट्रोजन पे लोन पेयर है। PH3 फॉस्फोरस पे लोन पेयर है। तो जिस पे लोन पेयर हो या नेगेटिव चार्ज हो वो न्यूक्लियोफाइल होगा। अब स्टूडेंट्स आपको एक आइडिया दे दूं आइडेंटिफिकेशन के बाद स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल के हवाले से। तो हम एक MCQ लिखते हैं, विच इज स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल, विच ऑफ फॉलोइंग इज strongest nucleophile, strongest nucleophile option is OH negative, beta option is NH2 negative, Charlie option is NH3 and delta option is PH3। सबसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कौन सा है? तो स्टूडेंट्स यहां पर मैं आपको दो हिंट्स बताता हूं। फर्स्ट वन इज नेगेटिव इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल देन न्यूट्रल। जिन पे नेगेटिव चार्ज हो वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होते हैं और जो न्यूट्रल हैं वो वीक होते हैं। इसका मतलब है चार्ली और डेल्टा तो इन ऑप्शंस में से नहीं हो सकते। अब दूसरी बात कि इन दोनों नेगेटिव में ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा है, तो उसके लिए हिंट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ डोनर एटम is inversely proportional to nucleophile strength।
अगर डोनर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो फिर न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स यहां पर डोनर एटम ऑक्सीजन है और बीटा ऑप्शन में डोनर एटम नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये एक वीक न्यूक्लियोफाइल हुआ, और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इस वजह से ये एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हुआ। सो स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल अमंग दीज 4 ऑप्शंस इज ऑप्शन बीटा। अगर हम इन चारों ऑप्शंस को एक डिक्रीजिंग न्यूक्लियोफाइल स्ट्रेंथ के हवाले से लिखें तो हम सबसे स्ट्रॉन्ग लिखेंगे NH2 नेगेटिव को, उसके बाद OH नेगेटिव। स्टूडेंट्स जिस तरह दो नेगेटिव को आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कंपेयर करते हैं, इसी तरह आप दो न्यूट्रल्स को भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हवाले से ही कंपेयर कर लें। तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसलिए ये एक वीक न्यूक्लियोफाइल होगा, और इससे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा PH3, और इन ऑप्शंस में सबसे वीक होगा NH3। तो स्टूडेंट्स अगर दो नेगेटिव या एक से ज्यादा नेगेटिव अगर मौजूद होंगे तो आप उनको भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हवाले से देख लेंगे। दो बातें, न्यूट्रल वीक और नेगेटिव स्ट्रॉन्ग। अब दो न्यूट्रल में और दो नेगेटिव में कैसे डिफरेंशिएट करना है? ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब मैं क्वेश्चन वही है, सिर्फ ऑप्शंस बदल रहा हूं ताकि ये आप दोबारा से समझ सकें। CH3 नेगेटिव, H2O चार्ली ऑप्शन है, NH3 और डेल्टा ऑप्शन है OH नेगेटिव। तो स्टूडेंट्स दो नेगेटिव हैं, अगेन उन दोनों में आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के हवाले से देख ले। CH3 इसमें कार्बन डोनर होता है और OH में ऑक्सीजन डोनर होता है, तो डोनर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की कम है, सो ये एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हो गया CH3। उसके बाद OH नेगेटिव, उसके बाद नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, सो ये न्यूक्लियोफाइल के तौर पर स्ट्रॉन्ग होगा और फिर वाटर एंड पे जाएगा। तो ये भी हमने एक डिक्रीजिंग ऑर्डर लिख दिया है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कार्बोकेटाइन को। कार्बोकेटाइन, कार्बो सिंपली समझ में आ रहा है कि कार्बन की बात है, और केटाइन उस पे पॉजिटिव चार्ज है, इसको कार्बोनियम आयन भी कहते हैं। कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होगा। स्टूडेंट्स कार्बोकेटाइन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और कार्बोकेटाइन्स sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। स्टूडेंट्स मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशन पिछले लेक्चर में गाइड कर दिया है कि आपने कैसे प्रिडिक्ट करनी है। कार्बोकेटाइन स्टूडेंट्स प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी 3 तरह के होते हैं। आप ये एग्जाम्पल्स देखें। CH3 पॉजिटिव, टर्शरी कार्बोकेटाइन। इसके बाद स्टूडेंट्स ये क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन के हवाले से है कि कार्बन प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शरी है। तो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, फिर प्राइमरी कार्बोकेटाइन, और एक और प्राइमरी कार्बोकेटाइन है लेकिन वो मिथाइल वाला है। तो स्टूडेंट्स ये मैंने इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखा है।
स्टेबिलिटी ऑर्डर, यानी टर्शरी ज्यादा स्टेबल है, सेकेंडरी कम स्टेबल है, प्राइमरी उससे भी कम स्टेबल है, और मिथाइल का कार्बोकेटाइन सबसे कम स्टेबल है, हालांकि वो भी प्राइमरी है। अब स्टूडेंट्स, इसकी स्टेबिलिटी का सिंपलेस्ट आइडिया क्या है? इसकी स्टेबिलिटी का सिंपलेस्ट आइडिया ये है कि जो अल्काइल ग्रुप होते हैं वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, यानी वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे होते हैं। स्टूडेंट्स, ज्यादा चार्ज होगा तो फिर स्टेबिलिटी कम हो जाती है, और 3 मिथाइल ग्रुप टर्शरी के अंदर कार्बोकेटाइन को अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ट्रांसफर कर रहे हैं, तो वहां पे पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी को कम कर रहे होंगे, इसलिए टर्शरी ज्यादा स्टेबल है। सेकेंडरी में आप देखें कि 2 ग्रुप डोनेट कर रहे हैं, तो अभी भी चार्ज थोड़ा सा ज्यादा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट करके उस पॉजिटिव चार्ज को कम किया जा रहा है। यहां पर एक डोनर है और आगे कोई भी डोनर नहीं है, तो आप राइट टू लेफ्ट आए, कोई डोनेट नहीं हो रहा, पॉजिटिव चार्ज की चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, फिर एक डोनेट हो रहा है, चार्ज डेंसिटी कम हुई तो स्टेबल हो गया, 2 डोनेट हो रहे हैं तो चार्ज डेंसिटी और भी कम हुई, और 3 डोनेट होने से चार्ज डेंसिटी सबसे ही कम हो गई, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिख दिया। स्टूडेंट्स, ये हम आगे ऑर्गेनिक मैकेनिज्म्स में जब जाएंगे तो वहां पर हमें कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने में फेवर मिलती है कि कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी से फैसला होता है कि मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो पॉइंट है वो है कार्बेन आयन। कार्बेन आयन यानी कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। स्टूडेंट्स, जो कार्बेन आयन होते हैं वो सारे sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं और उनमें 8 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। ये हम सिर्फ कार्बन के हवाले से बात कर रहे हैं। अगेन हमें कार्बेन आयन की स्टेबिलिटी ऑर्डर देखें तो टर्शरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, इन सब में स्टूडेंट्स इसका जो ऑर्डर है वो रिवर्स है। इसमें टर्शरी सबसे कम स्टेबल होता है, सेकेंडरी उससे थोड़ा ज्यादा स्टेबल होता है। ये मैं अभी एक्सप्लेन कर देता हूं कि ऐसा क्यों है। CH3 CH2 नेगेटिव और CH3 नेगेटिव। स्टूडेंट्स, इट इज टर्शरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी, एंड methyl is even more stable. Why this happens? So students, जब मिथाइल से आगे इथाइल पे आए तो डोनेटिंग ग्रुप है। डोनेटिंग ग्रुप यहाँ पे नेगेटिव है। जब उसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ज्यादा मिलेगी तो उस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फिर ज्यादा हो जाएगी। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है तो स्टेबिलिटी कम हो जाती है। अगर डोनर ग्रुप 2 हो जाएंगे तो फिर स्टेबिलिटी और भी डिक्रीज कर जाएगी, और अगर डोनर ग्रुप 3 हो जाएंगे तो चार्ज डेंसिटी और भी बढ़ेगी, तो स्टेबिलिटी सबसे कम होगी। तो ये इनवर्स ऑफ कार्बोकेटाइन है इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर। और नेक्स्ट हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल स्टूडेंट्स, फ्री रेडिकल कोई भी हो, उसको सपोज करें हम उसको X, यहां पर X से हमारा मतलब हैलोजन नहीं है, इट मे बी हैलोजन, लेकिन कोई भी हो उसकी रिप्रेजेंटेशन ये है कि उसके ऊपर एक डॉट लगा दिया जाता है। फ्री रेडिकल्स हैव odd
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये न्यूट्रल होते हैं। स्टूडेंट्स, ये पैरामैग्नेटिक होते हैं, यानी इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। पैरामैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक हैं एंड दे आर हाईली रिएक्टिव। स्टूडेंट्स, मैं फिर कह रहा हूं कि पैरामैग्नेटिक वो होंगे जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे एंड दीज आर हाईली रिएक्टिव स्पीशीज। और इसमें हैलोजेंस के भी फ्री रेडिकल हो सकते हैं, अल्काइल्स के भी फ्री रेडिकल हो सकते हैं, लेकिन हम ऑर्गेनिक के हवाले से डिस्कस करें तो अगेन प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी फ्री रेडिकल्स बन सकते हैं और इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर बिल्कुल कार्बोकेटाइन जैसा है, यानी दो चीज़ें कार्बोकेटाइन के ऑर्डर को फॉलो करती हैं, फ्री रेडिकल्स और कार्बोकेटाइन, और कार्बेन आयन का स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑपोजिट टू द कार्बोकेटाइन एंड फ्री रेडिकल्स है। CH3CH2 फ्री रेडिकल एंड मिथाइल फ्री रेडिकल। तो स्टूडेंट्स, ये हमने टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी और प्राइमरी को डिस्कस कर दिया है। अब हम आइसोमेरिज्म की तरफ आ रहे हैं। आइसोमेरिज्म, स्टूडेंट्स, आइसोमर क्या है? आइसोमर्स ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनका केमिकल फार्मूला सेम होगा। आइसोमरिज्म तो एक प्रोसेस है, उससे फिर आप आइसोमर्स डिस्कस करते हैं। आइसोमर्स में सेम केमिकल फार्मूला, different structure. This phenomena is called as isomerism and these molecules are called as isomers. There are three types. Number one is structural or constitutional isomerism. Structural or constitutional. Number two is geometric isomerism. And number three is optical isomerism. हम मेनली पहले दो हिस्सों को डिस्कस करेंगे। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पर हम बड़ी थोड़ी सी बात करेंगे, लेकिन एक आइडिया डेवलप हो जाएगा। स्टूडेंट्स, स्ट्रक्चरल या कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म जो है ना, इसको फर्दर 5 टाइप्स में डिस्कस किया जाता है, जिनको हम 1 by 1 डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट वन इज चेन और स्केलेटन और न्यूक्लियर आइसोमरिज्म। ये तीनों वर्ड्स यूज होते हैं, चेन आइसोमर, न्यूक्लियर आइसोमर और स्केलेटल आइसोमर। These differ in arrangement of carbon atoms. Differ in arrangement of carbon atoms. इसकी एग्जाम्पल बड़ी सिंपल है, CH3, CH2,
CH2 CH3 और CH3 CH CH3 and CH3, N ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। स्टूडेंट्स इसमें कार्बन कार्बन स्केलेटल डिफरेंट है, इसलिए ये चेन आइसोमर्स हैं। चेन और स्केलेटल आइसोमरिज्म के लिए मिनिमम 4 कार्बन्स होने चाहिए अल्केन्स के लिए, स्पेशली फॉर अल्केन्स। Students, almost all functional groups show this isomerism। यानी अगर कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, एक मैं एग्जांपल लिख देता हूं उसकी, कि उसमें भी चेन का डिफरेंस हो सकता है, CH3 CH2 CH2 COOH। ये ब्यूटानोइक एसिड है और इसमें भी चेन का डिफरेंस आ सकता है, लाइक दिस। ये दोनों एक दूसरे के चेन आइसोमर हैं। नेक्स्ट इज पोजिशनल आइसोमेरिज्म। पोजिशनल आइसोमेरिज्म, इसमें फंक्शनल ग्रुप्स differ in position। फंक्शनल ग्रुप्स की पोजीशन डिफरेंट होगी एक दो गिवन मॉलिक्यूल्स में। फॉर एग्जांपल CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 CH3। स्टूडेंट्स, ये 2 पेंटानोन है, यानी कीटोन है। CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, ये 3 पेंटानोन है। ये कार्बन नंबर 2 पे है, यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप कार्बन नंबर 3 पर है, तो ये पोजिशनल आइसोमेरिज्म हो गई। अगर हम इसको अल्काइंस में डिस्कस करें, 1 2 3 2 3 पोजीशन पर ट्रिपल बॉन्ड है, CH ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH2 CH3, 1 2 3 4 5। यहां पर 1 2 पोजीशन पर डबल बॉन्ड है। स्टूडेंट्स, ये भी पोजिशनल आइसोमेरिज्म है। हम इसकी 2 एग्जांपल्स और भी देखें। CH3 CH2 CH2 X, यहाँ पर कोई फंक्शनल ग्रुप हो सकता है। इट मे बी हैलोजन, इट मे बी OH ग्रुप, इट मे बी NH2 ग्रुप। और दूसरा देखें कि फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन 1 की बजाय अब 2 हो चुकी है, ये भी पोजिशनल आइसोमेरिज्म है। स्टूडेंट्स, बेंजीन के ऊपर अगर मोर देन 1 सिमिलर ग्रुप्स लगे हों, लाइक मिथाइल ग्रुप्स, तो ये आर्थो पोजीशन है। सेकंड मेटा पोजीशन है और थर्ड एग्जांपल हम पैरा पोजीशंस की लिख रहे हैं। ये 1 2 पोजीशन है, यहाँ 1 3 पोजीशन है, यहाँ पे 1 4 पोजीशन है। स्टूडेंट्स, ये भी पोजिशनल आइसोमेरिज्म हुई है। अब 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें, पोजिशनल आइसोमर्स isomerism is not present
इन किन में पोजिशनल आइसोमेरिज्म नहीं हो सकती? स्ट्रेट चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स में, स्ट्रेट चेन एल्डिहाइड्स में, क्योंकि अगर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप को दरमियान में लाएं तो वो तो एस्टर बन जाएगा, और अल्डिहाइडिक ग्रुप को दरमियान में से लाएं पोजीशन 1 से तो वो कीटोन बन जाता है। और नॉट इन अल्केन्स, नॉट प्रेजेंट इन अल्केन्स। फॉर एग्जाम्पल, हम एक एग्जाम्पल लिख रहे हैं, देखें आप, CH, CH3, CH2, CH2, CH3, CH3, CH2, CH, CH2, CH3 और CH3। देखें यहाँ पे 1 2 है, 1 2 3 है, तो ये गलत फहमी में नहीं रहना कि मिथाइल पोजीशन 2 पे है और 3 पे है तो ये पोजीशनल आइसोमरिज्म हो गई। स्टूडेंट्स, ये पोजीशनल आइसोमरिज्म नहीं है, ये अगेन चेन आइसोमरिज्म है। दीज आर चेन आइसोमर्स, क्योंकि मिथाइल ग्रुप तो फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट होगी तो वो पोजीशनल आइसोमरिज्म होगी। नेक्स्ट इज फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, इसमें डेफिनेटली केमिकल फार्मूला तो सब में सेम आता है, डिफर इन टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप। स्टूडेंट्स, काफी सारी चीजों में फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। नंबर 1 है अल्कीन और साइक्लिक अल्केन में। ये मैं एग्जांपल साथ साथ लिखता जा रहा हूं, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 CH3, और इसके मुकाबले में आप साइक्लोब्यूटेन को देखें तो दोनों में कार्बन 4 हैं और हाइड्रोजन 8 हैं, लेकिन एक में सिंगल बॉन्ड है, दूसरे में डबल बॉन्ड है, तो ये दोनों डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स हैं। सिमिलरली अल्काइंस और साइक्लिक अल्कीन, अल्काइंस और साइक्लिक अल्कीन, ये ओपन चेन अल्काइन देखें आप, CH2 CH3, और साइक्लिक अल्कीन को चेक करें, डबल बॉन्ड CH, CH2 CH2, तो इसमें 4 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है। तो स्टूडेंट्स, बिल्कुल सिमिलर केस ओपन चेन अल्काइंस का है, और इनमें एक ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, और ऊपर वाली जो एग्जांपल है ना साल्कीन और साइक्लिक अल्केन की, उनमें भी एक डबल बॉन्ड वाली अल्कीन की बात कर रहे हैं। देन नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स और एस्टर्स में। इसकी एग्जांपल लिखते हैं, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O OH। इस हाइड्रोजन की जगह हम कार्बन लगाते हैं, CH3
C डबल बॉन्ड O, OCH3। तो स्टूडेंट्स टोटल 3 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है। तो दोनों में जो राइट साइड पे है वो एस्टर है, फंक्शनल ग्रुप है, और जो लेफ्ट पे है वो कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है। तो ये इनकी आइसोमरिज्म आ गई। नेक्स्ट इज बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। स्टूडेंट्स एल्डिहाइड कीटोन की फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म मिनिमम 3 कार्बन से होती है, अदरवाइज नहीं होती, क्योंकि कीटोन 3 से कम कार्बन का नहीं होता। CH3, CH2, C डबल बॉन्ड OH, ये एल्डिहाइड ग्रुप है, और CH3, C डबल बॉन्ड O, CH3, ये कीटोनिक ग्रुप है। तो दोनों का केमिकल फार्मूला बिल्कुल सेम है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, ये अल्कोहल और ईथर में भी नजर आएगी। इसमें भी कम से कम 2 कार्बन चाहिए, 2 कार्बन मिनिमम। ये अल्कोहल है, इथानॉल, और अगर ईथर इसी का बनाना हो तो ये जो स्ट्रक्चर लिखा गया ये ईथर का है, डाई मिथाइल ईथर। इसी तरह स्टूडेंट्स सेकेंडरी एमाइन और टर्शरी एमाइन में भी हो सकती है। सेकेंडरी एमाइन और टर्शरी एमाइन में, फॉर एग्जाम्पल CH3, CH2, नाइट्रोजन, CH2, CH3 और हाइड्रोजन, ये सेकेंडरी एमाइन है क्योंकि नाइट्रोजन के साथ डायरेक्टली 2 कार्बन अटैच हैं। CH3, CH2, CH3। स्टूडेंट्स इसमें देख लें टोटल 4 कार्बन है दोनों में, लेकिन एक प्राइमरी एमाइन है और दूसरा सेकेंडरी एमाइन है, टर्शरी एमाइन है और सेकेंडरी एमाइन है। और बहुत सारी और चीज़ों में भी पॉसिबल है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, लेकिन हम अपने सिलेबस में जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं उनसे ज़्यादा हटना नहीं चाहते, इसलिए हम इतने ही एग्जाम्पल से काम चला लेते हैं। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म के बाद हम मेटामेरिज्म पर आते हैं। मेटामेरिज्म differ due to the alkyl group, differ due to alkyl groups around functional group। फंक्शनल ग्रुप के गिर्द कैसे अल्काइल ग्रुप्स लगे हुए हैं? स्टूडेंट्स ये ईथर्स में हो सकती है और कम से कम 4 कार्बन एटम होने चाहिए ईथर्स में। फॉर एग्जाम्पल CH3O, CH2, CH2, CH3, CH2O, CH2, CH3। राइट साइड पे डाई इथाइल ईथर है और लेफ्ट साइड पे मिथाइल प्रोपाइल ईथर है, यानी इसको आप मिथॉक्सी प्रोपेन भी कह सकते हैं और इथॉक्सी इथेन भी कह सकते हैं। ये इनके आईयूपैक नेम है। ईथर्स में ऑब्जर्व की जाती है मेटामेरिज्म, एस्टर्स में भी की जाती है। एस्टर्स CH3, CH2, CH2, C डबल बॉन्ड O, OCH3।
ये अल्काइल ग्रुप और ये 3 का अल्काइल ग्रुप, अगर हम इनको चेंज कर दें CH2 C डबल बॉन्ड O O CH2 और CH3, 2 का अल्काइल 2 का अल्काइल, तो ये दोनों एस्टर्स एक दूसरे के मेटामर्स हैं। स्टूडेंट्स इसी तरह अल्कीन्स में बी मेटामरिज्म होती है और कीटोन्स में भी मेटामरिज्म होती है। कीटोन्स और अल्कीन्स के जो मेटामर हैं वो पोजिशनल आइसोमर्स भी हैं, दोनों की डेफिनेशन में आ जाते हैं। और इसी हिस्से का आखिरी है टार्टोमेरिज्म। टार्टोमेरिज्म, 2 tautomers differ due to the position of हाइड्रोजन एटम। स्टूडेंट्स इसमें कीटो इनोल टार्टोमरिज्म है, कीटो इनोल CH3 CH2 CH, यहाँ पर OH लगा है, ये हाइड्रोजन यहाँ से मिस करते हैं, CH3, ये इनोल फॉर्म है यानी अल्कीन पे OH लगा हुआ है। और अगर इसका हाइड्रोजन ट्रांसफर करवा दिया जाए, यहाँ पर भी स्टूडेंट्स एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा लग गया है, अगर इसका हाइड्रोजन इधर ट्रांसफर कर दिया जाए और डबल बॉन्ड को यहाँ ट्रांसफर कर दिया जाए, देन इट बिकम्स CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। तो ये कीटो फॉर्म है और पहले वाली इनोल फॉर्म है, ये कीटो इनोल टार्टोमेरिज्म बन जाएगी। इसकी एक सिंपल एग्जांपल चैप्टर 8 में भी मौजूद है। CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे OH, ये कार्बन, अब इसका ये हाइड्रोजन यहाँ ट्रांसफर हो जाए, डबल बॉन्ड इधर ट्रांसफर हो जाए, इट बिकम्स CH3 डबल बॉन्ड O CH3। ये एल्डिहाइड्स में भी होती है, लाइक CH2 CH OH, तो ये हाइड्रोजन इधर ट्रांसफर हो जाए, डबल बॉन्ड इधर ट्रांसफर हो जाए, तो ये हो गया CH3 C डबल बॉन्ड O H। ये अल्डिहाइड है, लेफ्ट साइड पे इनोल फॉर्म है, लेकिन इसको कीटो इनोल फॉर्म में ही डिस्कस किया जाता है। स्टूडेंट्स फिनोल में भी ये मुमकिन है और टार्टोमेरिज्म एमाइनो एसिड्स में भी मुमकिन है, जैसे हमने ज्विटर आयन देखा हुआ है CH NH2 COOH। इसमें ये जो हाइड्रोजन है कार्बोक्सिलिक एसिड का, ये ट्रांसफर हो जाता है ऑन NH2 ग्रुप CH3 CH COO नेगेटिव NH3 पॉजिटिव। तो ये स्टूडेंट्स अगेन टार्टोमेरिज्म की एग्जांपल है। द आइसोमर्स डिफर ड्यू टू द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन एटम। ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म स्टूडेंट्स ये एक सेकंड कैटेगरी है और इसमें अरेंजमेंट ऑफ एटम्स तो सेम होगी, इट हैव सेम arrangement of atoms, arrangement of atoms, but
different orientation in space. ओरिएंटेशन इन स्पेस बिल्कुल डिफरेंट होगी। इसमें फिर हमारे पास सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म आती है, जिसमें सिस का मतलब है ऑन सेम साइड और ट्रांस का मतलब है ऑन ऑपोजिट साइड। ऑन सेम साइड एंड ऑन ऑपोजिट साइड। सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म को शो करवाने के लिए दो क्राइटेरियाज हैं। नंबर वन, देयर शुड बी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन ऑफ कार्बन कार्बन, और मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हमेशा डबल बॉन्ड में ऐसा हो, मैं एग्जांपल से आपको ये बता देता हूं। और डिफरेंट ग्रुप्स ऑन रेफरेंस कार्बन। स्टूडेंट्स, इसमें हम एग्जांपल लाते हैं CH3H डबल बॉन्ड CH3H, CH3H डबल बॉन्ड H CH3। स्टूडेंट्स, इसमें अरेंजमेंट ऑफ एटम इज एग्जैक्टली सेम। पहले CH3 है, फिर CH है, फिर डबल बॉन्ड CH है और फिर CH3 है। लेकिन अब ये देखें कि राइट साइड पे दो मिथाइल ग्रुप एक दूसरे के अपोजिट हैं और लेफ्ट साइड पे दो मिथाइल ग्रुप ऑन द सेम साइड हैं। सो इट इज सिस फॉर्म एंड सेकेंड वन इज ट्रांस फॉर्म। जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है उसमें रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होती है बिटवीन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। और स्टूडेंट्स, आप इस लेफ्ट वाले कार्बन को देखें तो इस पे एक मिथाइल है, एक हाइड्रोजन है, रेफरेंस कार्बन पे दो डिफरेंट ग्रुप आए हैं। और राइट साइड वाले डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे भी देखें, जो रिस्ट्रिक्टेड है उस पे एक हाइड्रोजन है और एक मिथाइल है, यानी दो डिफरेंट ग्रुप आए हैं। तो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म इसमें पॉसिबल है। लेकिन एक बात और बड़ी इंपॉर्टेंट समझ लें, इस पे हम ज्यादा डिटेल नहीं लाएंगे, लेकिन एक आइडिया जरूर डिस्कस करना है कि जरूरी नहीं है कि डबल बॉन्ड होगा तो ही सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म होगी। क्लोरीन क्लोरीन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। स्टूडेंट्स, ये 1,2 डाइक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन है। इसमें आप देखें कि जो डॉटेड लाइन होती है वो अवे फ्रॉम व्यूअर होती है और जो वेज शेप होती है वो टूवर्ड्स व्यूअर होती है। टूवर्ड्स व्यूअर, अवे फ्रॉम द व्यूअर और टूवर्ड्स व्यूअर। दो हाइड्रोजन टूवर्ड्स द व्यूअर हैं, दो हैलोजन अवे फ्रॉम द व्यूअर हैं। तो ये कौन सी फॉर्म है स्टूडेंट्स? ये सिस फॉर्म है। आप कहेंगे कि इसमें डबल बॉन्ड नहीं है, तो स्टूडेंट्स जब साइक्लिक स्ट्रक्चर होते हैं तो फिर भी रोटेशन नहीं होती। जो डबल बॉन्ड होते हैं उनमें भी रोटेशन नहीं होती, जो ट्रिपल बॉन्ड होते हैं उनमें भी रोटेशन नहीं होती। लेकिन ट्रिपल बॉन्ड पे कार्बन के साथ सिर्फ एक ग्रुप लगता है, दो डिफरेंट ग्रुप नहीं लगते। तो दो कंडीशन है, एक तो कार्बन की रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड हो, मैं स्टार लगा रहा हूं, ये जो हमारे रेफरेंस कार्बन है, वैसे तो इसमें सारे कार्बन की रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है, लेकिन इन रेफरेंस कार्बन पे
हाइड्रोजन क्लोरीन दो डिफरेंट ग्रुप आपको नजर आ रहे हैं, तो यहां पर भी सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। अब मैं एक और स्ट्रक्चर ड्रा करता हूं, मुझे आप बता दें कि वो सिस फॉर्म है या ट्रांस फॉर्म है। हाइड्रोजन क्लोरीन और क्लोरीन। स्टूडेंट्स, डॉटेड लाइन इज अवे फ्रॉम द व्यूअर और वेज शेप इज टूवर्ड्स द व्यूअर। अब देखें, एक हाइड्रोजन वेज है, एक अवे है, एक टूवर्ड्स है, एक अपोजिट टू द व्यूअर है। तो स्टूडेंट्स, ये ट्रांसफॉर्म है, ट्रांसफॉर्म है ये। मैं एक और स्ट्रक्चर बनाता हूं, अब ये आखिरी बात है इस हवाले से। क्लोरीन हाइड्रोजन ये कौन सी फॉर्म है? स्टूडेंट्स, दोनों हाइड्रोजन वेज पे हैं, दोनों क्लोरीन डॉटेड पे हैं। जो दोनों वेज हैं वो दोनों सेम साइड पे होंगे, यानी टुवर्ड्स व्यूअर हैं। ये ड्रा कैसे किया गया है ये मैटर नहीं करता, वेज है या डॉटेड लाइन है ये मैटर करता है। स्टूडेंट्स, ये सिस फॉर्म होगी। तो आई होप सो आपने सिस ट्रांस को पहचान लिया। अब मैं एक एग्जांपल लिखूं, उसमें हम सिर्फ ये देखेंगे कि सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म पॉसिबल है या नहीं है। तो स्टूडेंट्स, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, इसके ऊपर एक मिथाइल है, दूसरा इथाइल है, दो डिफरेंट ग्रुप्स हैं। लेकिन सेकंड रेफरेंस कार्बन पे एक हाइड्रोजन है और दूसरा भी हाइड्रोजन है, तो दोनों सेम ग्रुप हैं। इसमें सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। हम एक एमसीक्यू इस पे लिख रहे हैं, विच वन शो सिस ट्रांस isomerism, and the options are 1-butene beta, 1,2-dichloro ethene, Charlie is 2-methyl 2-butene and delta option is both beta and Charlie। स्टूडेंट्स, अब हम सबका स्ट्रक्चर बनाते हैं, फिर हम ये बात समझ सकेंगे। सबसे पहले 1-ब्यूटीन, तो इसमें देखें रेफरेंस कार्बन पे दोनों सेम है, यानी हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, तो इसमें सिस ट्रांस होना पॉसिबल नहीं है। फिर 1,2-डाइक्लोरो ईथीन, 1 पे भी क्लोरीन है और 2 पे भी क्लोरीन है। तो स्टूडेंट्स, इसमें दोनों रेफरेंस कार्बन पे लगे हुए ग्रुप्स क्लोरीन हाइड्रोजन डिफरेंट है, इसमें सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। 2-मिथाइल 2-ब्यूटीन CH3 CH3 ये है 2-मिथाइल 2-ब्यूटीन। इस रेफरेंस कार्बन पे ये मिथाइल ये भी मिथाइल दोनों ग्रुप सेम है, तो यहां पर सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। सो ऑप्शन इज ऑप्शन बीटा, 1,2-डाइक्लोरो ईथीन।
स्टूडेंट्स नेक्स्ट है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए कायरल कार्बन चाहिए, या इसे हम एसिमेट्रिक कार्बन भी कहते हैं। कायरल कार्बन sp3 हाइब्रिड होता है। कायरल कार्बन पे 4 डिफरेंट ग्रुप लगे होते हैं, यानी एक कार्बन है उस पे A, B, C और D, ये 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हैं। स्टूडेंट्स अगर 4 डिफरेंट ग्रुप लगेंगे तो ऐसे कार्बन को कायरल कार्बन कहेंगे। 4 डिफरेंट ग्रुप लगेंगे तो ऐसे कार्बन को कायरल कार्बन कहेंगे। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। इट इज लैक्टिक एसिड इन कॉमन नेम, 2-हाइड्रोक्सीप्रोपेनोइक एसिड इन IUPAC नेम। अब इस कार्बन को देखें, कार्बोक्सिलिक ग्रुप एसिड, ये OH ग्रुप, ये मिथाइल ग्रुप और ये हाइड्रोजन। तो ये वाला जो कार्बन है ये कायरल कार्बन है। स्टूडेंट्स फिर आप देखें CH3, C, इधर क्लोरीन, इधर ब्रोमीन और CH2, CH3। स्टूडेंट्स यहां पर मिथाइल है, ब्रोमो ग्रुप है, इथाइल है और क्लोरीन है, चारों डिफरेंट है। ये वाला भी कार्बन कायरल कार्बन कहलाएगा। अब हम टारटारिक एसिड ड्रा कर रहे हैं। OH, OH, H और H। अब जरा ऑब्जर्व करें कि क्या ये कार्बन कायरल है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, OH ग्रुप, हाइड्रोजन, और ये पूरे का पूरा एक सिंगल ग्रुप के तौर पर लिया जाएगा। तो ये 4 डिफरेंट आ गए, ये वाला कार्बन कायरल था। अब आप लेफ्ट वाले कार्बन को देख लें, हाइड्रोजन, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, OH, और इस पूरे के पूरे को अब एक पूरा ग्रुप समझें क्योंकि डायरेक्टली अटैच विद कार्बन है ये, तो ये भी कायरल कार्बन है। स्टूडेंट्स मैं यहां पर 2 चीजें बता दूं कि कायरल कार्बन एटम होना एक और बात है और कायरल मॉलिक्यूल होना ये कुछ अलग बात है। अब मैं इसकी बहुत ज्यादा तफसील में नहीं जाऊंगा, ये सिलेबस से आपके से थोड़ा हटकर हो जाएगा, लेकिन आइडिया ये दे दूं कि जिस मॉलिक्यूल में सिर्फ एक कायरल कार्बन होगा वो मॉलिक्यूल पूरे का पूरा कायरल होगा। वो लाइट को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। व्हाट इज ऑप्टिकल रोटेशन, अब उस पे आ जाते हैं। ऑप्टिकल आइसोमर वो होते हैं जो लाइट को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। कुछ डेक्स्ट्रो रोटेटरी होते हैं, कुछ लीवो रोटेटरी होते हैं। तो स्टूडेंट्स हम सिर्फ सिंपलेस्ट आइडिया फिर से रिपीट कर रहा हूं कि अगर एक कायरल कार्बन होगा या एक से ज्यादा कायरल कार्बन होंगे तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जरूर होगी। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जरूर होगी, लेकिन अगर एक से ज्यादा कायरल कार्बन आते हैं तो यह जरूरी नहीं है कि पूरे का पूरा मॉलिक्यूल कायरल हो सकता है एक कार्बन क्लॉकवाइज रोटेट करे और दूसरा
एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करें तो दोनों एक दूसरे की ऑप्टिकल रोटेशन को कैंसिल कर दें, सो ओवरऑल मॉलिक्यूल कायरल नहीं होगा, लेकिन कार्बन कायरल होंगे। अब कुछ एमसीक्यूज को देखते हैं। इन विच कंपाउंड कायरल कार्बन इज प्रेजेंट, मतलब कौन ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करता है। ऑप्शंस आर H2N, CH2, COOH। स्टूडेंट्स मैं अगर इन हाइड्रोजन्स को ओपन करके लिख दूंगा ना तो ज्यादा सूटेबल होगा। वैसे आपको जो पेपर में मिलेंगे वो इकट्ठे ही लिखे हुए मिलेंगे, लेकिन मैं जरा टाइम बचाने के लिए इसको ओपन लिख रहा हूं कि मुझे बाद में भी ओपन करके लिखना पड़ेगा। बीटा ऑप्शन है CH3, CH2, CH डबल बॉन्ड CH2, ये अल्कीन है। चार्ली NH2, CH3, CH3, इसको CH3 ट्वाइस करके भी लिखा जा सकता है, मैं जानबूझ के ओपन करके लिख रहा हूं इसको। एंड डेल्टा ऑप्शन इज H2N, CH, CH3, COOH। स्टूडेंट्स यहां पर देखें ये वाला जो कार्बन है इस पे क्या चार डिफरेंट है? नहीं, दो हाइड्रोजन तो सेम है, ये नहीं हो सकता। इस पे 3 हाइड्रोजन सेम है, इस पे 2 हाइड्रोजन सेम है। अब ये वैसे ही डबल बॉन्ड वाला है तो इसको हम उस तरह से कायरल के लिए नहीं देख रहे। ये कार्बन है, इस पे 4 ग्रुप लगे हैं, ये 2 तो डिफरेंट हैं, लेकिन 2 मिथाइल ग्रुप सेम है, ये भी कायरल नहीं है। अब इस कार्बन को देखें, NH2 ग्रुप, CH3 ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप और चौथा ग्रुप कौन सा है? हाइड्रोजन एटम है, तो इसमें कायरल मौजूद है। ये ऑप्टिकल आइसोमरिज्म भी शो करवाएगा। सो ऑप्शन इज ऑप्शन डेल्टा। अब स्टूडेंट्स अगर हम कायरल पे आपको एक क्वेश्चन दे दूं कि ओपन चेन ग्लूकोज have dash chiral carbons. Option is alpha 3, beta 4, Charlie 5 and delta is 6. स्टूडेंट्स हम ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर ड्रा करें तो पहला OH राइट पे लगता है, दूसरा OH लेफ्ट पे लगता है, बाकी सारे OH आप राइट पे लगा सकते हैं। CH2OH, या इसको और भी ओपन कर लें, लाइक दिस, हाइड्रोजन 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 और यहां पर भी हाइड्रोजन। स्टूडेंट्स आप 1 बाय 1 सारे कार्बन्स को ट्राई करते हैं। इस कार्बन के ऊपर CHO है, लेफ्ट पे हाइड्रोजन है, राइट पे OH है और नीचे पूरे का पूरा ग्रुप है, तो ये कायरल है। नेक्स्ट देखें, राइट पे हाइड्रोजन, लेफ्ट पे OH, ऊपर वाला ये पूरा ग्रुप, ये पूरा ग्रुप और नीचे वाला ये पूरा ग्रुप, तो ये भी कायरल है। नेक्स्ट, राइट और लेफ्ट पे डिफरेंट है, अब ऊपर वाला ये ग्रुप इतना और नीचे वाला ये यहां तक का ग्रुप, ये भी कायरल है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट को आप ट्राई कर लें, ये भी कायरल है। और आखिरी पे 2 हाइड्रोजन सेम आ गए, ये नहीं हो सकता। तो कितने कायरल हमें नजर आए हैं? 4 नजर आए हैं। ग्लूकोज अगर ओपन चेन होगा तो उसमें 4 कार्बन होंगे जो कायरल हैं, और अगर क्लोज होगा तो 5 कार्बन कायरल होंगे। अब क्लोज आपने खुद ड्रा करना है और सीखना है, मैं अब इस पे मजीद डिस्कशन नहीं कर रहा। अब नंबर ऑफ आइसोमर्स के रिलेटेड समटाइम क्वेश्चंस आ जाते हैं।
तो एक दो क्वेश्चन उसके हवाले से मैं आपको दे दूं। हाउ मेनी आइसोमर्स आर देयर फॉर C7H16? C7H16 के लिए कितने आइसोमर हो सकते हैं? एंड योर ऑप्शंस आर अल्फा 2, बीटा 3, चार्ली इज 4 एंड डेल्टा इज 9. सो ऑप्शंस आर गिवन. स्टूडेंट्स, इसके लिए मैं आपको एक थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं, आप ये याद कर लें. ये C7H14 ये अल्केन है, ये सैचुरेटेड का फार्मूला आपको नजर आ रहा है. अल्केन, अगर अल्केन के आप चेन आइसोमर्स की बात कर रहे हैं कि कितने पॉसिबल हैं, तो उनके लिए नंबर ऑफ कार्बन और नंबर ऑफ आइसोमर्स, नंबर ऑफ कार्बन्स 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो या 10 हो. 4 हो, इसका मतलब है 4 से कम कार्बन पे चेन आइसोमरिज्म अल्केन की पॉसिबल नहीं होती. नंबर ऑफ आइसोमर्स इसमें 2, फिर 3, फिर 5, फिर 9, फिर 18, फिर 35 और फिर इसके लिए 75. ये कैसे पता चला, इस बहस में मैं आपको लेके नहीं जाना चाहता, बस ये एक आइडिया दे दिया है. तो 7 कार्बन के लिए आपको कितने नजर आ जाएंगे? इट इज ऑप्शन डेल्टा. और अगर नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स आपने देखने हो, हाउ मेनी optical isomers are possible for glucose? How many optical isomers are possible for glucose? और ग्लूकोज में भी अगेन ओपन और क्लोज चेन. स्टूडेंट्स, ऑप्शन 16 है, बीटा 32 है, चार्ली 64 है और डेल्टा ऑप्शन है नन ऑफ दीज. स्टूडेंट्स, कायरल कार्बन को आप n बना लें और 2 की पावर n. हम ऊपर वाले क्वेश्चन में पढ़ के आए हैं कि ग्लूकोज अगर ओपन चेन होगा तो उसमें 4 कायरल हैं, तो आप 2 की पावर 4 बना दें. 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और ये आंसर हमें क्या मिल गया है? 16. आंसर इज 16. तो ऑप्टिकल आइसोमर्स इसमें 16 बनते हैं ओपन चेन के लिए. और अगर ये साइक्लिक होता तो 5 कायरल होते, तो 2 की पावर n की जगह 5 होता, तो ये 32 ऑप्टिकल आइसोमर्स साइक्लिक स्ट्रक्चर के लिए ऑब्जर्व किए जाते. स्टूडेंट्स, अब इस लेक्चर का आखिरी हिस्सा और बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा, हम फिर ऑर्गेनिक के कॉन्सेप्ट्स के बाद ऑर्गेनिक के रिएक्शंस की तरफ जा रहे हैं. और उनमें एक क्वेश्चन हर जगह पे लटका रहेगा कि ये किस टाइप का रिएक्शन है. तो विद इन फ्यू मिनट्स हम कुछ टाइप्स ऑफ रिएक्शन को डिस्कस करना चाहते हैं जो हमारे सिलेबस में चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए ज़रूरी है. हम इसकी ज़्यादा डिटेल नहीं लाएंगे, लेकिन आइडेंटिफिकेशन हमें इसकी ज़रूर चाहिए. तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ
chemical reaction. The first one is substitution. Substitution reaction क्या होगा? One atom R group is replaced with some other. One atom R group is replaced with some other group. Like हम सिंपलेस्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं ताकि आपके लिए चीजों को समझना आसान हो जाए. हम यहां से एक हाइड्रोजन को हटा दें और इस हाइड्रोजन की जगह पे हाइड्रोजन के अलावा कोई भी दूसरा ग्रुप ले आए, X, Y, Z, OH, क्लोरीन, ब्रोमीन, कोई भी ले आए, तो ऐसे जो रिएक्शंस होते हैं वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं. और इसमें हाइब्रिडाइजेशन डू नॉट चेंज. स्टूडेंट्स, मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करनी सिखा दी हुई है. रिएक्टेंट भी sp3 है, प्रोडक्ट भी sp3 है. हम ये बहस नहीं कर रहे कि ये रिएक्शन कैसे होंगे, इनकी कंडीशंस क्या हैं. सिर्फ ये कह रहे हैं कि आइडेंटिफाई करें फ्रॉम रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स एक एटम या एक पूरा ग्रुप हटा के उसकी जगह एक नया एटम या एक पूरा ग्रुप ले आए. तो ऐसे जो रिएक्शन होते हैं उनको हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कहते हैं. अब इसके बाई प्रोडक्ट्स क्या होंगे, ये कैसे हुआ, ये एसिड कैटालाइज्ड है, बेस कैटालाइज्ड है, फोटो कैटालाइज्ड है, इस बहस में नहीं जा रहे, हम सिर्फ आइडेंटिफिकेशन की बात कर रहे हैं. नेक्स्ट इज एडिशन रिएक्शन. एडिशन रिएक्शन, एटम or group added to adjacent atoms, यानी वो लगातार पोजीशंस पर ऐड होंगे. हम इन एडजेसेंट की बजाय यहां पर आप कंसेक्यूटिव एटम्स भी कह सकते हैं. एग्जाम्पल देखते हैं. CH2 और इस पे CH2 के साथ कोई और ग्रुप एक आ जाए और दूसरी तरफ CH2 के साथ कोई और ग्रुप आ जाए. हो सकता है दोनों तरफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन हो, दोनों तरफ क्लोरीन क्लोरीन हो, दोनों तरफ ब्रोमीन ब्रोमीन हो, एक तरफ हाइड्रोजन हो, एक तरफ क्लोरीन हो, एक दफा हाइड्रोजन हो, दूसरी तरफ OH हो. दो सेम ग्रुप हो या डिफरेंट हो, लेकिन वो दोनों पे लगातार ऐड होने चाहिए. लेफ्ट पे भी ऐड हो और राइट वाले पे भी ऐड हो जाए. तो ऐसी जो चेंज आती है वो रिएक्शन एडिशन रिएक्शन कहलाता है. और स्टूडेंट्स, इस एडिशन रिएक्शन में हाइब्रिडाइजेशन चेंज होती है. रिएक्टेंट sp2 हाइब्रिड है और प्रोडक्ट sp3 हाइब्रिड है. स्टूडेंट्स, sp हाइब्रिड sp2 में जा सकता है और sp2 हाइब्रिड sp3 में जा सकता है. इस तरह से एडिशन पॉसिबल होती है. अब एक और एग्जांपल आपको दूं इसकी ताकि आइडिया क्लियर हो जाए. CH, इसमें अगर हम हाइड्रोजन ऐड करें, इन XYZ कैसे ऐड की, मतलब इसके कैटलिस्ट पे अभी बहस नहीं कर रहे, सिर्फ आइडेंटिफिकेशन की बात कर रहा हूं. तो CH2 ये sp है, यहां पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन बन गई है. तो अब इसमें मजीद एडिशन करवा दें, चाहे इसमें HCl ऐड करवा दें, तो एक तरफ तो बन जाएगा CH3 और दूसरी तरफ बन जाएगा CH2Cl.
यानी मैं अगर इधर 2 लिखूं तो इधर हाइड्रोजन ऐड हुआ है और राइट पे क्लोरीन ऐड हुआ है, तो इट इज पॉसिबल कि दोनों साइड पे सेम ग्रुप ऐड हो, इट इज पॉसिबल कि दोनों साइड पे डिफरेंट ग्रुप ऐड हो। तो लेकिन आप ये देखें कि sp2 से अब क्या बन गया है sp3, तो ये चेंज ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है। अब आखिरी एक एग्जांपल इसकी और आपको बताऊं, ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ कार्बन कार्बन पे ऐड करें। अगर आप इस एडिशन को देखें तो ऑक्सीजन पे भी एक ऐड हुआ है, लेफ्ट और राइट के OH ऑलरेडी मौजूद हैं और एक कार्बन पे लग गया है। स्टूडेंट्स ये भी एडिशन है, ये sp2 हाइब्रिड था और ये sp3 हाइब्रिड हो गया है। अब फाइनल बात यहां पर हम ये कह रहे हैं कि हाइब्रिडाइजेशन इसमें चेंज होगी। स्टूडेंट्स नेक्स्ट इज एलिमिनेशन, और ये अपोजिट है एडिशन के, एलिमिनेशन। और हमारा मतलब यहां पर बीटा एलिमिनेशन का है। स्टूडेंट्स एक अल्फा एलिमिनेशन भी होती है जो आपके सिलेबस में नहीं है, तो मैं एक जनरल बात कर रहा हूं कि ये एग्जैक्टली अपोजिट टू द सब्स्टिट्यूशन एडिशन है कि एटम आर ग्रुप, एटम आर ग्रुप्स removed from adjacent atoms या consecutive atoms। सिंपल एग्जांपल ये है कि CH2 एक तरफ X हो एक तरफ Y हो। X Y का ये मतलब नहीं कि ये डिफरेंट हो, ये दोनों सेम भी हो सकते हैं, ये दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं। दोनों कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं। तो स्टूडेंट्स अगर x और y यहां से हटा दिए जाएं, लेफ्ट से x और राइट से y, तो ये CH2 बन जाएगा। इट इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब इन x और y का क्या बनता है, चार्ज आता है नहीं आता, ये बहस नहीं है। आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट से सिर्फ ये आइडेंटिफाई करें कि एलिमिनेशन हुई है या नहीं हुई। इसकी एक एग्जांपल मैं सिर्फ एक एग्जांपल और लिख दूं। इस कार्बन से ये OH हटा दें, लेफ्ट वाले कार्बन से हाइड्रोजन हटा दें, तो इट फॉर्म्स CH2 H2O। तो ये sp2 बन गया, ये sp3 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि sp3 से हाइब्रिडाइजेशन कहां जा रही है, sp2 की तरफ। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रीअरेंजमेंट रिएक्शंस। रीअरेंजमेंट रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें मॉलिक्यूल्स में कुछ ऐड नहीं होता, कुछ रिमूव नहीं होता, कोई ग्रुप रिप्लेस नहीं होता, लेकिन उनकी अरेंजमेंट बदल जाती है। डबल बॉन्ड आपको कार्बन 1 2 में नजर आ रहा है, राइट पे आपको डबल बॉन्ड कार्बन 2 3 में नजर आ रहा है। तो स्टूडेंट्स ये रीअरेंजमेंट रिएक्शंस हैं। एटम आर ग्रुप चेंज पोजीशन, इसमें कोई हाइब्रिडाइजेशन की चेंज आपको इसमें नजर नहीं आ रही। अब आप सोचेंगे कि ये रिएक्शन तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं, ये कैसे हो गया। तो ये आपको पढ़ा भी नहीं रहे, ये आपको सिर्फ एक आइडिया दे रहे हैं कि टाइप ऑफ रिएक्शन क्या है। आप ये आखिरी एग्जांपल देख लें। अगर एक सेकंड केस में ये ब्रोमीन प्रोडक्ट में कार्बन नंबर 2 पे चला जाए, ये कैसे मुमकिन है, मैं फिर कह रहा हूं हमारी ये बहस ही नहीं, लेकिन ये एक रीअरेंजमेंट रिएक्शन है। एटम या ग्रुप ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली है। तो स्टूडेंट्स आई होप सो कि आपको ये हमारा लेक्चर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में बड़ा हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया और हेल्पफुल लगा तो आप इसको दूसरे लोगों के साथ शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इससे फायदा हो। स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट लेक्चर का इंतजार करें। टिल देन अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।